जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। कल चुनाव संपन्न हो गया महाराष्ट्र और झारखंड में। झारखंड में 81 सीटों के लिए दो फेज का चुनाव था, 13 तारीख को और 20 तारीख को। महाराष्ट्र में 288 सीटों के लिए चुनाव था, 20 तारीख को एक फेज। दोनों स्टेट्स में चुनाव संपन्न हो चुके। रिजल्ट्स अवेट किए जा रहे हैं, जो कि कल 23 तारीख को मतदान पेटी ईवीएम बताएगा कि किसको मिलने वाला है सीट, किसकी सरकार बनने जा रही है। इन दोनों प्रदेशों में एग्जिट पोल्स, तरह तरह की बातें सामने आई हैं। हमारे एग्जिट पोल भी एक नेक एंड नेक की बात करता है। हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से जो हमने दिखाया था परसों, कल और आज, ये आपको याद दिला दें कि दोनों ही राज्यों में दोनों ही गठबंधन यानी कि महाराष्ट्र महायुति और एमवीए के बीच 1% का शेयर वोट का अंतर है और हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से एमवीए की सरकार बनने की संभावनाएं हैं। झारखंड में भी मोर और लेस यही स्थिति है, 1% का वोट शेयर का अंतर है झारखंड मुक्ति मोर्चा लेड इंडिया अलायंस और बीजेपी लेड एनडीए का। और हमारे सर्वे के हिसाब से जो संभावनाएं नजर आई हैं वो है कि जेएमएम इंडी की सरकार बन रही है। खैर, रिजल्ट्स कल क्या होगा नहीं होगा। आज 5 बज चुके हैं, शाम 4:10। मुश्किल से कुछ घंटों का इंतजार है हम आप सबको। इस बीच सुनने में आया है, आप दोनों के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सुभाष शिर्के जी मुंबई से और संजय समर जी रांची से। दोनों ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और इनसे ही हम जानना चाहते हैं थोड़े हल्के तरीके से कि ये जो कैंडिडेट्स हैं ना, 288 चेहरे जो सामने आने वाले हैं, उम्मीद तो सबको होता है 1000 की तादाद में लोग लड़ते हैं, 288 लोग ही चुने जाएंगे। महाराष्ट्र में 1000 की तादाद में लड़ते हैं, 81 लोग ही चुने जाएंगे झारखंड में। पर हर व्यक्ति, हर कैंडिडेट इस उम्मीद पे जिंदा है, रहता है कि कल उसकी किस्मत उसका साथ देगी। खैर, पूजा पाठ, गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद सब टहल रहे हैं लोग और तरह तरह की चीज़ें, बाबाओं से मिलना, मौलवियों से मिलना, प्रीस्ट से मिलना, गुरुद्वारा जाना, ये तो आम बात दिखता है आज की तारीख में, क्योंकि लोगों को इतना भरोसा है कि शायद इससे कुछ फायदा हो जाए। और दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टीज भी इस बात को समझते हुए कि नेक एंड नेक है, ऐसा ना हो कि हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो दूसरे को उड़ा ले, पकड़ ले, खरीद लें। इस तरह की चीजें भी होती रहती हैं ना, राजनीति में कोई नई चीज नहीं है। तो सुनने में आया है कि दोनों ही गठबंधन, महाराष्ट्र में कहें, झारखंड में कहें, प्लेन, हेलीकॉप्टर, बसेस का इन्होंने इंतजाम कर रखा है और होटल्स वगैरह बुक हो चुके हैं, रिसोर्ट्स वगैरह बुक हो चुके हैं कि भैया जो हमारा जीतेगा उसको एक जगह कन्फाइन करके रखेंगे, जिसको कहते हैं कोर्ट के या पुलिस के लहजे में कोर्ट अरेस्ट या हाउस अरेस्ट। तो ये इस बार शायद एमएलए अरेस्ट की स्थिति हमेशा की तरह फिर देखी जाएगी। देखते हैं क्या होता है, कल क्या होता है। तो हम पहले सुभाष जी, 288 सीट पे आपका क्या आकलन है और क्या ऐसी स्थिति है कि लोग कोशिश में हैं एक दूसरे को बांध के रखने? जी सुभाष। देखिए, मेरा जो आकलन था मैंने वो बता दिया आपको कि 120 के अंदर में बीजेपी गठबंधन वहां पे सीमित रहेगा और 150-155 के करीब महाविकास आघाड़ी को सीटें मिलने की उम्मीद है और दूसरी तरफ 12 से 15 सीटें निर्दलीयों को मिलेगी। तो ये मेरा आकलन है। और दूसरा, मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस ने अभी से तैयारी शुरू की है रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की और उन्होंने जो प्राइवेट एयरप्लेन्स है वो हायर उन्होंने किए हैं, वो बुक किए हैं। दूसरा, मुंबई के कई 5 सितारा होटल्स जो है उसमें रूम्स बुक हुए हैं। दूसरी तरफ ये महाविकास आघाड़ी की तरफ से हो रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के जो कद्दावर नेता है देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, उनके घर में लगातार मीटिंगें चल रही है बीजेपी के शीर्ष नेता
और बीजेपी के जो प्रभारी है महाराष्ट्र के, उनके समेत मीटिंग वहां पे चल रही है। और वहां पर कुछ क्षणों के लिए या कुछ मिनटों के लिए वहां पर एमएनएस के जो नेता है बाला नांदगावकर, जो राज ठाकरे के बाद नंबर 2 नेता है, वो भी वहां पर फडणवीस को मिलने गए थे। तो आप जानते हैं कि एमएनएस और बीजेपी की पहले से ही यहाँ पे साठगांठ है। हालांकि खुले तौर पे उन्होंने गठबंधन नहीं किया था, लेकिन उनकी साठगांठ है और उन्होंने एक दूसरे को मदद करने की पूरी कोशिश की है इस चुनाव में। तो एक तरह से बीजेपी भी ये तैयारी में जुटी हुई है कि कौन से निर्दलीय जीत के आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो निर्दलियों पर ज्यादा ये रहेगा, दारोमदार रहेगी दोनों तरफ से जो पार्टियां हैं उनकी। तो कौन से निर्दलीय हैं उनका भी जायजा लिया जा रहा है। और हमने देखा है 1995 में कि 40 से ज्यादा निर्दलीय आए थे और वहां पर निर्दलियों के एक नेता जो रायबान जाधव, जिनका नाम था, कन्नड़ विधानसभा क्षेत्र से वो आते थे औरंगाबाद में, उन्होंने ये दावा किया था मीडिया के सामने जाके कि मेरे पास 40 पूरे विधायक हैं जो निर्दलीय हैं। लेकिन कुछ ही घंटों में उनको पता चला कि हेलीकॉप्टर्स भेजे गए शरद पवार की तरफ से और सारे लोगों को उठा के मुंबई में लेके लाया गया। तो इस तरह का माहौल यहाँ पे भी फिर एक बार देखने को मिलेगा 2024 में, ऐसी उम्मीद यहाँ पे जताई जा रही है। अजय जी, संजय जी, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, झारखंड में भी मोरलेस यही स्थिति है क्या? देखिए अजय जी, अभी सुभाष जी ने जो कहा, तो झारखंड और महाराष्ट्र ये दोनों की स्थितियां कम से कम राजनीतिक वैसे ही हैं। उस मामले में झारखंड थोड़ा पुराना कहें तो कोई गुरेज नहीं होगा, क्योंकि झारखंड की भी राजनीति वही है, ले भागो। आपके महाराष्ट्र में यहाँ के विधायक, हमारे यहाँ के विधायक भाग करके गए थे, एरोप्लेन में लेकर के भागा गया है, जो आपने सही ही कहा है। तो यहाँ अभी वैसी स्थिति नहीं बनी है। लेकिन हाँ, मैन टू मैन चेक जो किया जाता है, हॉकी जब हम लोग खेलते थे तो हम लोग के कोच कहते थे, जब चुनाव हारने जब हम लोग लगते थे तो चेक हाफ टाइम के बाद हमारे कोच कहते थे कि मैन टू मैन चेक करो तो गोल कम खाओगे। तो वही हिसाब है कि दोनों तरफ से पार्टियां मुस्तैद हो गई हैं। जीतने वाले जो लोग निर्दलीय हैं या छोटी पार्टी के हैं, उन पर कड़ी दृष्टि रखी गई है। और एक बात है कि आज की रात अंतिम, आज की रात भारी, ये बात दोनों के लिए बड़ा सटीक बैठ रहा है कि आज की रात अंतिम, आज की रात भारी। और ये सच दिखाई दे रहा है, एजेंसियां जो सर्वे की हैं वो सर्वे है। लेकिन झारखंड की स्थिति ये है कि महागठबंधन में ज्यादा पार्टियां हैं, इसी से ऐसा मैं कयास लगा रहा हूं कि इनकी संख्या ज्यादा होगी और ये उसके करीब होंगे, अपना जो कट ऑफ जो है उसके ये करीब होंगे या उसके पार करेंगे। दूसरी तरफ अगर हम देखें, जिस तरह से दावे आए हैं या सर्वे आए हुए हैं, तो जो लोग त्रस्त हैं, जो लोग परेशान हैं और जो लोग चाहे हेमंत विश्व शर्मा के कहने में आए हों, मोदी जी के कहने में आए हों, अगर उस तरह से अगर मतदान हुआ है तो ये लोग भी पहुंचेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि वो पार करना थोड़ा टफ दिखलाई दे रहा है अजय जी, क्योंकि यहाँ जो महागठबंधन में उसमें जेएमएम है, जो कि साल 2019 में उसके पास 30 विधायक हुआ करते थे, अपने विधायक 16 विधायक हुआ करते थे कांग्रेस के, तो आप खुद देख ले, और बाद में 2 और जुट गए तो 18 हो गए, तो 18 विधायक कांग्रेस के, तो 30 10 40 8 48 तो ऐसी तरह से हो गया। राजद की भी सीटें यहाँ बढ़ने की संभावना है, कम से कम 2 से 3 सीटें यहाँ राजद ले आएगा। कम्युनिस्ट सीपीआई-एमएल है, उसकी 2 सीट आने की संभावना ज्यादा है, एक बगोदर एक निरसा। तो ऐसा देखने से लग रहा है कि यहाँ ये स्थितियां बनेंगी और ऐसा ना हो कि इतिहास दोहराया जाए, भागा भागी हो। लेकिन सुभाष जी जो कह रहे हैं उस हिसाब से छोटी पार्टियों पर नजर है, चाहे जेल कैंप हो, जयराम महतो की पार्टी है उस पर हो, या फिर अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जयराम महतो की पार्टी पर भी उनकी नजर है, कांग्रेस की पार्टी पर भी उनकी नजर है, और आरजेडी के जो
2 या 3 या 4 सीट जो भी निकलेंगे उन पर भी नजर है। ये लोग अपनी नजर बनाए हुए हैं। अब देखना ये होगा कि आज की रात किसके लिए भारी होती है और कल कयामत कैसी कैसे गुजरती है। अजय जी, आज की यहाँ रात का भारी हो, आज की रात भारी होती है और कल आज कयामत की रात भारी, आज की रात अंतिम, दोनों आज बात की है। रात अंतिम, आज की रात भारी, कयामत किसके सर पे, ये कल पता चलेगा। आज हम फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे, आप लोग दोनों हैं यहाँ और दोनों ही राज्यों से जुड़ा हुआ, कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है, राजनीति और कॉरपोरेट का जो एक रिलेशन है, कॉरपोरेट और राजनीति का। और इस पे सुभाष जी से मैं पहले जाऊंगा, क्योंकि सुभाष जी से मैं इसलिए पूछना चाहता हूं सबसे पहले कि सुभाष जी, इस चुनाव में अडानी वॉज एन इशू। अडानी एक एक्स फैक्टर के तौर पे विपक्ष ने उठाया था, यानी कि इंडिया अलायंस ने उठाया था इसको। और चुनाव के दिन 20 तारीख को, 21 तारीख को, 20 तारीख से शुरू हुआ, वहां रात था, यहां दिन था, वहां दिन था, यहां रात है, जो होता है यूएस इंडिया के बीच टाइम जोन का। अडानी पे 2065 265 2650 समथिंग करोड़ का ब्राइबरी बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा था। और इसको विपक्ष ने जिस तरीके से उठाया, इसको विपक्ष ने जिस तरीके से उठाया, शायद ये प्लान्ड वे में था या अनप्लान्ड था, या क्या कारण था कि इसी समय गौतम अडानी का नाम उठता है और अडानी और सरकार को लेकर विपक्ष, राहुल जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मुद्दा उठा देते हैं। कॉरपोरेट और पॉलिटिकल पार्टीज के रिलेशंस कोई आज नए नहीं है। हाँ, यह जरूर कहा जा सकता है कि अगर यूएस में इस तरह का मुद्दा उठा है, इस तरह की बात हुई है, तो एक अच्छा अवसर है सरकार के लिए कि सारे कॉरपोरेट्स को खंगाल लें। शायद आम जनता का भी यही डिमांड है कि सारे कॉरपोरेट्स को खंगालें। ऐसा क्यों होता है कि जनता का पैसा, जनता को धोखा देना पॉलिटिको कॉरपोरेट खेल के तहत, और चुनाव के दौरान आप सिर्फ सेंटिमेंट्स पे खेलकर राजनेता और कॉरपोरेट अपना ही मनमाना करते हैं। जी सुभाष जी, अडानी इनके मामले में मुद्दा जो था वो जोर शोर से कांग्रेस ने उठाया, लेकिन शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट इन्होंने भी उठाया था और एक एंटी गुजराती कैंपेन महाराष्ट्र में चला गया था और इसे सीधे बेरोजगारी से जोड़ा गया था। प्रचार ये किया गया था कि आपको बेरोजगारी क्यों है महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र में इंडस्ट्रीज जो आ नहीं रही है और ये इंडस्ट्रीज सीधे गुजरात जा रही है। तो मैं वेस्टर्न महाराष्ट्र और नॉर्थ महाराष्ट्र में घूमा तो वहां पे जरूर ये बात जो बेरोजगार युवा है वो कह रहे थे कि हमारी नौकरियां हमें नहीं लग रही क्योंकि इंडस्ट्री यहाँ से गुजरात जा रही है। तो ये जो प्रचार है वो लोगों तक पहुंच गया है, लेकिन हालांकि वो कितना असर उसका मतपेटी में जब पड़ेगा, यानी चुनाव या जो यंत्र है उसमें कितना असर पड़ेगा, क्योंकि ये देखना होगा, क्योंकि धारावी में मुंबई में सबसे कम वोटिंग हुआ है। अगर वहां पे अदानी का मुद्दा चलता तो शायद धारावी में ज्यादा वोटिंग हो जाती, लेकिन वैसा हुआ नहीं है, ऐसा हमने देखा है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का ये सारा का प्रोजेक्ट है और उसमें मुंबई के 12 प्राइम लैंड जो है वो धारावी के रिडेवलपमेंट के बदले में अदानी ग्रुप को दिए गए हैं। तो उम्मीद, यानी ये आरोप महाविकास आघाड़ी की तरफ से लगाया गया कि पूरा जो मुंबई का कंट्रोल है रियल एस्टेट का वो पूरा अदानी के कब्जे में चला जाएगा, ये अगर प्रोजेक्ट हो जाता है तो इसका कैंपेन हुआ है। लेकिन ये जो 2000 करोड़ की घूस का जो मामला है जो यूएस में बोला गया है, वो वोटिंग होते होते, यानी वोटिंग के आखिरी दिन में जो सेकंड जो राउंड होता है, सेकंड फेज होता है 3-4 बजे के बाद का, उस वक्त आया था। तो उसका कितना असर होगा ये हमें पता चलेगा कल ही। लेकिन एक जरूर है कि एक कॉर्पोरेट को टारगेट करके मुंबई जो है वो मुंबई में एंटी गुजराती कैंपेन चलाया गया
और उसका असर कितना होगा ये हमें देखने को अभी कल देखेंगे, क्योंकि 36 सीटें हैं मुंबई में। उसके बाद शहरों में इसका भी पुणे और जो नासिक जैसे सिटीज है वहां पे भी ये कैंपेन किया गया। अजय जी, संजय जी, क्या इसका असर झारखंड में भी दिख रहा है? क्योंकि आमतौर पे ये देखा जाता है कि जो रिसोर्ट पॉलिटिक्स होता है, जिसको कहते हैं रिसोर्ट पॉलिटिक्स, जिसको सुभाष जी ने रिसोर्ट पॉलिटिक्स कहा, एक्जैक्टली वही होता है। रिसोर्ट पॉलिटिक्स, होटल पॉलिटिक्स, पोस्ट चुनाव रिजल्ट्स, उसमें कॉर्पोरेट का पैसा ही खेला जाता है। इसका देखिए असर अजय जी, बिना कॉरपोरेट कोई पॉलिटिकल पार्टी चल नहीं पाती है, इस बात को जान जाइए। और कॉरपोरेट जुड़ा हुआ रहता है, और जो राजनेता सफेद पोश रहते हैं उस तरह के कॉरपोरेट में उनके भाई भतीजा किसी न किसी प्रकार के शेयर धारक भी होते हैं कहीं ना कहीं से, चाहे जो भी कॉरपोरेट लिया जाए। अब इरफान अंसारी यहाँ जामताड़ा से विधायक होते हैं, उन्होंने मंत्री भी, ग्रामीण विकास मंत्री हो, उन्होंने सीधे आरोप लगाया है कि बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मामला चल रहा है वो बांग्लादेश से तो रिश्ता मोदी जी का है, तभी तो वहां के राष्ट्रपति को यहाँ छुपा के रखे हुए हैं। पहला नंबर बात। दूसरा नंबर बात क्या है कि झारखंड में एक प्रोजेक्ट है, पावर प्लांट गोड्डा में है, जहां से 108 किलोमीटर की दूरी पर जो पावर प्लांट है, वहां का जो भी बिजली उत्पादन होता है सीधे सीधे बांग्लादेश जाता है। इरफान अंसारी का कहना है कि बांग्लादेश से लेन देन तो मोदी जी का है। तो एक कारपोरेट यहाँ भी है और उनका दफ्तर भी है, और उस हिसाब से क्या है ये तो अब जांच का विषय है, मामला सामने आएगा। और एक सवाल जो अभी आपने उठाया कि तमाम कारपोरेट की जांच करनी चाहिए, तो आखिर जांच कौन करेगा? अजय जी, एक अहम सवाल उठ रहा है कि ये जांच कौन करेगा? मतलब नंबर देने वाले भी आप हैं और फेल करने वाले भी आप हैं, परीक्षा देने वाले भी आप हैं, तो कैसे हो पाएगा? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।